वेलकम टू प्रारॉक्स BSV क्लासेज। मैं चंदन कुमार आप सभी विद्यार्थियों को प्रारॉक्स BSV क्लासेज में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए, हमने जो कवर किया था पार्ट 1, जिसमें लेसन आपका था प्रकाश का परावर्तन, आज उस सब का जो है क्या करेंगे निचोड़। जैसे क्या होता है कि हम लोगों को एक कहानी सुनाती है दादी, बढ़िया सी कहानी जिसमें बड़ा राजा होता है, क्या क्या होता है, वो सब को क्या करेंगे शॉर्ट में हम लोग बताते हैं। जैसे आपने हिंदी पढ़ा होगा तो हिंदी में कहानी इतना बड़ा होता है 4-5 पेज का, लेकिन उसमें सारांश जो होती है वो थोड़ा सा होता है। तो यही सारांश जो है हम लोग ये प्रारॉक्स आपको बेहतर करने के लिए लेकर आया है फ्लो चार्ट्स। उसी का नाम है, जो सारांश आप जान रहे हैं ना दादी माँ की कहानी, उसी का जस्ट ये समझिए फ्लो चार्ट्स है कि दादी माँ क्या करेगी, आपको कहानी सुनाएगी। छोटा सा ही होगा लेकिन उसमें से राजा महाराजा की जो भी चीज़ घटना होगी सारा मालूम चल जाएगा। चलते हैं फर्स्ट चैप्टर का। उसमें ये फ्लो चार्ट क्या कहता है, फ्लो चार्ट बतलाएगा आप लोगों को कि जो चैप्टर आपने कंप्लीट किया है उस चैप्टर में से कौन कौन सी पॉइंट निकल के आती है, एग्जाम में क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा, एक से दूसरा कैसे जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट, यहाँ पे पॉइंट ये कह रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है वह प्रकाश स्रोत कहलाता है। अर्थात प्रकाश जितना भी निकलने वाला जो वस्तु रहता है, जो वस्तु क्या करता है प्रकाश से निकलती है, कहने का मतलब ये जो प्रकाश है सूर्य से प्रकाश निकलती है। तो स्रोत क्या हुआ, स्रोत हमारा हो गया सूर्य। अर्थात जिस स्रोत से जो प्रकाश की किरणें निकलती है उसको प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश स्रोत क्या क्या हो सकता है, तो जब हमने बताया कि यहाँ पे सूर्य है तो वो क्या कहता है प्राकृतिक है, अर्थात नेचुरल है वो, ठीक ना। और अगर नेचुरल चीज, ये जो चीज जो होती है, सूर्य दिन में उगता है, जब सूर्य दिन में उगता है तो हम लोग को चाहिए क्या, रात में भी लाइट चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि कोई भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश जरूरी होता है, वो एक ऊर्जा होती है और ऊर्जा क्या करता है हम लोग को प्रदान, सेंसेशन प्रदान करती है देखने का। तो जब कोई भी वस्तु को देखते हैं दिन में तो दिन तो सूरज हो गया कि हम लोग को दिखाई देगा, लेकिन वही चीज़ को अगर रात में दिखना है तो क्या करेंगे, उसके लिए लाइट चाहिए। और इसी को बनाया कौन, मानव। अर्थात जब इसको मानव ने बनाया तो इसको हम बोल सकते हैं कि मानव निर्मित है। एक हमारा प्राकृतिक हुआ, दूसरा मानव निर्मित हुआ। प्रकाश स्रोत में क्या कहेगा, तो प्रकाश स्रोत यहाँ से निकल के एक प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। अब क्या हुआ कि जब लाइट चलती है तो लाइट से एक नहीं बहुत सारे किरण निकलती है। यहाँ पे बहुत सारे, जब सूर्य से क्या एक किरण आता है पृथ्वी पे, नहीं, वहां से बहुत सारी किरणें आती है और इन किरणों का जब समूह बना दिया जाता है तो क्या कहलाता है, प्रकाश पुंज कहलाता है। अर्थात किरणों का जो समूह होता है, प्रकाश का जो पुंज होता है, ठीक ना, उसके समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। और प्रकाश पुंज जो होता है हम लोगों का, वह क्या क्या होगा, तो प्रकाश पुंज हम लोगों का क्या क्या आएगा इसमें, यहां से हम देखेंगे प्रकाश पुंज हम लोगों का इसमें बताएगा कि ये जो हमारा किरण पुंज है, क्या है, किरण पुंज। अर्थात ये जो आने वाले बहुत सारी किरणों का जो समूह था किरण पुंज, उसमें क्या क्या आएगा, तो एक बिंदु से निकलकर अगर एक किसी आ रहा है पॉइंट, यहाँ स्रोत अलग अलग आ रहा है और ये आ रहा है इस बिंदु पे मिल रहा है, तो मिलने वाले को हमने बताया था क्या, अभी सारी, अभी वो आया है। अर्थात अभी सारी किरण पुंज। अप मतलब होता है फैलना, अर्थात जब एक बिंदु से निकलेगा और आगे की तरफ जाकर वो क्या होते जाएगा, फैलते जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, अब सारी। और वही किरण पुंज जैसे सूर्य से निकलने वाला यहाँ से आता है तो ऐसे होता है, ये आती है तो ये समांतर एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है, समांतर होता है, तो उसको समांतर किरण पुंज कहेंगे। अर्थात जो किरणों का जो समूह होता है किरण पुंज कहलाता है। और किरण पुंज कितने तरीका से बोल सकते हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर। फिर आगे हम लोग पॉइंट की तरफ चलेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है जिसमें पदार्थ दिया हुआ है। पदार्थ यहाँ पे ये बतला रहा है पदार्थ कि कोई वस्तु, जैसे हम अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं कांच का ग्लास, ये हमारा अगर कांच का ग्लास है तो अगर हम कहीं इससे टॉर्च को क्या करेंगे, ऐसे टॉर्च को जला रहे हैं तो क्या होगा, ये इस तरह से इधर प्रकाश जो भी वस्तु रहेगा, इधर से अगर लाइट हम लोग जला रहे हैं तो लाइट क्या करेगा, इधर दिखाई देगा। तो ये बतला रहा है कि यहाँ ये क्या है, पारदर्शी। अर्थात दर्शी मतलब देखना और पार मतलब कोई भी वस्तु रखा है उसके उस पार, तो ऐसा वस्तु जिसके आर पार देखा जा सकता है वह क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, पारदर्शी वस्तु। अब यहाँ देखिए अ लिखा हुआ है
और अ का मतलब ही समझिए क्या, न, अर्थात वैसा वस्तु जिससे पारदर्शी अर्थात जो दर्शी है, देखने का काम हो, वो पार नहीं कर सके, क्या कहलाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। और पारभासी करने का मतलब होता है आभास होना, अर्थात वैसा वस्तु जिससे क्या हो जाए, लगे ऐसा कि प्रकाश का अंशतः भाग पार कर रहा है, पूरा का पूरा पार करेगा तो पारदर्शी, अगर पूरा का पूरा नहीं पार किया तो वो अपारदर्शी, लेकिन अगर अंशतः भाग पार कर रहा है तो क्या कहलाता है, पारभासी। जैसे क्या होता है ना, कभी कभी देखा होगा कि आप अपने कॉपी या किताब पे तेल गिरा देते हैं, और तेल गिराने के बाद क्या होता है, उससे अगर देखा जाए ऐसे खड़ा करके ऐसे, तो जो बाहरी भाग है अर्थात बगल का उधर का प्रकाश वस्तु जो होता है धुंधला दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ घिसा कांच जो होता है, जो कांच पूरा तरह से क्या हो, घिसा हो, उसमें धुंधला दिखाई देगा। फिर ये तेल लगा हुआ जो होता है कागज है, वो भी क्या होगा, ये भी हमारा पारभासी में आएगा, उसमें भी आभास होगा, अंशतः दिखाई देगा। चलते हैं हम लोग, ये पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से अगर एग्जाम में पूछती है कि अगर पदार्थ जो होगा वह पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी के बारे में, तो स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ मैंने क्लियर कर दिया एक एक पॉइंट तोड़कर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आगे पॉइंट है जिसमें परावर्तन का नियम है। तो परावर्तन के नियम कितना होता है, हम लोग जानते हैं परावर्तन का कितना नियम होता है, 2। पहला क्या करता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, और आपतन का कोण परावर्तन का कोण बराबर होता है। जब ये चीज हमने बताया, आने वाली किरणें आपतित किरणें, लौटने वाली किरणें परावर्तित किरणें, और बीच का जो ये हमारा क्या होता है, अभिलंब होता है। तो यहाँ पॉइंट हम लोग का वही बता रहा है, फ्लो चार्ट के द्वारा आप लोगों को यहाँ पे समझाएंगे। क्या हुआ कि यहाँ जो है परावर्तन दिया हुआ है, ये परावर्तन के नियम यहाँ से जब निकला तो ये कहाँ पे आया, आपतित किरणें, अर्थात ये दिखा रहा है कि एक सतह है जिस पे आने वाली किरणें और ये जाने वाली किरणें, ये क्या हुआ, आने वाली किरणें को आपतित किरण, जाने वाली किरणें को परावर्तित किरण, और ये क्या है, आपका अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का ये जो कोण होता है, इसको आपतन कोण कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण और इसके बीच के कोण को परावर्तन कोण। अगर आप इसको और विशेष चाहते हैं कि आगे हम पढ़े इसके बारे में जाने, तो मेरा जो लेक्चरर का वीडियो है उसमें आपको जाके देखिए, वहां पर इसके बारे में मैंने विशेष जानकारी दी है, एक एक पॉइंट को एक अच्छी तरह से तोड़ तोड़ कर समझाया है, ताकि हर चीज को आप विजुअलाइज करें, सोचिए, समझिए, उसके बारे में रटे नहीं। आगे क्या बोल रहा है, ये हमने यहाँ पे एंगल बनाया कि ये हमारा और ये एंगल दोनों क्या होता है, आपतन का कोण और परावर्तन का कोण दोनों बराबर होता है। यहाँ पे ये पॉइंट हमारा आया कि आपतन का कोण और परावर्तन का कोण क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये पहला पॉइंट है कि आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। कौन सा नियम है, परावर्तन का नियम। दूसरा नियम क्या है, फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा नियम है कि आपतन का कोण और परावर्तन का कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये समझ में आया होगा। जब हमने यहाँ पर बनाया इसका, तो सबसे इसका बाद आता है हम लोग जब प्रतिबिंब बनाना सीखे थे, उसमें हमने बताया कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, इजी वे में वहाँ पे हम सिखाए हैं, कितना किरण लेना है, क्या करना है। सो तो जाइए वहाँ वीडियो को, उसी वीडियो का जो है छोटा सा एक सारांश यहाँ पे हम लेके आए हैं आप लोगों को फ्लो चार्ट के जरिए, कि क्या क्या हम लोग को टॉपिक एग्जाम में पूछने वाला है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या क्या हम पढ़ेंगे और पास करेंगे अच्छी मार्क्स से। तो चलते हैं, जब हम लोग बनाए वहाँ पे तो प्रतिबिंब आता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है तो उसमें हमने बताया था इसके बारे में, और यहाँ भी बताएंगे कि प्रतिबिंब जो होता है 2 तरीका से बनता है। पहला का, अगर ये हम लोग बोल रहे हैं कि कटता हुआ प्रतीत होता है तो काल्पनिक होगा, क्योंकि ये काल्पनिक झूठा होता है, प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है झूठा, अर्थात काल्पनिक। अगर वास्तव में कटता है तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, और इसे क्या कर सकते हैं, पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं। किंतु ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है, और जब हम पर्दा पर प्राप्त करने जाएंगे तो सीधा प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, उल्टा। इसीलिए इसको हम लोग पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये उल्टा दिखता है। तो जब इसको हम पर्दा पर प्राप्त करेंगे तो कैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा। अर्थात यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब प्रतिबिंब के बाद हम लोग को आती है कि ये दर्पण।
समतल दर्पण है, फर्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या उसमें दिया हुआ है कि समतल दर्पण के बारे में, समतल दर्पण की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किसे कहते हैं। तो समतल दर्पण जो होता है, सबसे पहला तो ये जो हम लोग का फिगर बनाएगा, अगर आईना में हम अपना चेहरा देखते हैं तो क्या बनाता है, झूठा प्रतिबिंब बनाता है हम लोग का। इसका मतलब ये हुआ कि जब आईना में समतल दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी। और ये तो बताइए क्या चेहरा हम लोग आईना में देखते हैं तो ये ऊपर वाला जो सिर का भाग होता है नीचे दिखाई देता है, और नीचे वाला क्या ऊपर नहीं, ऊपर का भाग ऊपर और नीचे का भाग नीचे ही दिखाई देता है, अर्थात जो प्रतिबिंब देखते हैं वो सीधा होता है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक, आभासी, और कैसा होता है वो सीधा होता है। इसका दूसरा क्या है नियम कि वस्तु को अगर ये दर्पण है तो वस्तु को अगर इस दर्पण पे हम जितना, ये मान लीजिए इसके आगे इतना रख रहे हैं इस वस्तु को यहाँ पे, तो इसका प्रतिबिंब इस दर्पण से जस्ट उतना ही क्या होगा यहाँ पे बनाएगा। अगर ये दर्पण है, इस पेंसिल को हम अगर यहाँ पे रख रहे हैं या, तो ये क्या होगा, ये दर्पण से जस्ट उतना ही दूरी पे पीछे बनाएगा। तो हम बताया था उसमें कि दर्पण से ये जो दूरी है, वस्तु की दूरी, उतना ही दूरी पर ये प्रतिबिंब बनता है, अर्थात वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, समतल दर्पण में बराबर होती है। इसका क्या क्या गुण होता है समतल दर्पण का, अगर एग्जाम में पूछेगा तो इसके बारे में विशिष्ट जानकारी हम वीडियो में दे दिए, आप लेक्चर का वीडियो देखिए, आपको विशेष वहां से नॉलेज मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट हम लोग का दर्पण सूत्र। जब हमने यहाँ पे बताया इसमें कि समतल दर्पण क्या है तो क्या होता है उसमें, नेक्स्ट हम लोग का आता है गोलीय दर्पण भी होता है हम लोग का। गोलीय दर्पण में बताए थे अवतल होता है और उत्तल होता है। वहाँ पे गोलीय दर्पण के बारे में बोला था कि अवतल और उत्तल होता है हम लोग का दो दर्पण, जिसमें ये जो गोलीय दर्पण है इसमें वास्तविक अगर प्रतिबिंब बनाना होगा हम लोग को तो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण में हमारा अवतल दर्पण बनाता है। और अवतल दर्पण के बारे में बोल रहे थे कि जिसका तल धंसा हुआ हो अवतल कहलाता है, मतलब उठा हुआ तल क्या होगा, इस तरह से रचित कर देंगे, रंग देंगे, अर्थात परावर्तक सतह इसका धंसा हुआ भाग होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अवतल दर्पण जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है उसका परावर्तक सतह कैसा होगा, उठा हुआ, धंसा हुआ, जो भी है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। और अवतल इसका मतलब जिसका तल कैसा हो, धंसा हुआ हो, तो धंसा हुआ तल किसका होता है, अवतल का, अर्थात ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण बनाती है। उत्तल दर्पण हमेशा क्या करता है, उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक बनाती है। क्या बनाती है, काल्पनिक। ये वास्तविक कभी नहीं बनाएगी, ये हमेशा क्या बनाती है, काल्पनिक बनाती है। नेक्स्ट इसमें हम अगर बात करें तो अवतल दर्पण में ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और काल्पनिक भी बनेगा। तो हमने बताया था कि प्रतिबिंब वाले कि चैप्टर में जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि काल्पनिक प्रतिबिंब अगर वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, अगर वस्तु को हम लोग ये पोल, ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो जस्ट दर्पण के पीछे बनता है, और काल्पनिक और वस्तु से क्या होता है, बहुत बड़ा बनता है। तो अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना होगा तो ये दोनों के बीच रखेंगे। अर्थात क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अवतल दर्पण में कहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगी, तो आंसर आएगा ध्रुव और फोकस के बीच। लेकिन जैसे जैसे हम लोग फोकस से इधर की तरफ जाते हैं, इधर की तरफ, ये सब क्या बनाता है, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, याद रखिए। तो अवतल दर्पण में ही दोनों काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण की बात बोले तो वहां पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। और समतल दर्पण जो आप आईना चेहरा देखते हैं ना अपना आईना में, वो भी हमेशा आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा। तो उल्टा प्रतिबिंब को हम बताएं कि क्या कर सकते हैं, पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं, वो फिर सीधा होकर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे पॉइंट के बारे में। तो अब आप जब हम बनाए इसमें तो दर्पण सूत्र होता है, क्या होता है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, न्यूमेरिकल जब आएगा तो उसको बनाने के लिए। और क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आप देखिएगा प्रीवियस बैंक का जितना भी क्वेश्चन है उसमें उठाकर तो दर्पण सूत्र पूछता है, सीधा बोलेगा दर्पण सूत्र क्या होती है। उन्हें बताया कि जब अपना चेहरा क्या कीजिए, आईना में देखते हैं तो अपनी सुंदरता को बढ़ाते हैं। बढ़ाने का मतलब क्या होगा, प्लस, अर्थात ये फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। जहाँ पे फोकस दूरी क्या होता है कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात मैंने यहाँ पे 3 इस लेयर में बांटा। पहला फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगा तो इसको f = r/2 भी लिख सकते हैं या r = 2f भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो ये फॉर्मूला निकल के आएगी। सूत्र के रिवीजन वाले में हमने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है क्या क्या यहाँ से सूत्र निकला है,
फर्स्ट चैप्टर से उसके बारे में। अब देखते हैं यहाँ पे हमने यहाँ जो बताया उसके बारे में कि ये वो पॉइंट 1/f, इसके जगह f जो होता है f, इसके जगह r/2 भी लिख सकते हैं। और जब r/2 लिखेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, r नीचे। फर्स्ट फार्मूला हमारा ये हुआ, सेकेंड ये हुआ, और थर्ड यहाँ से हमने बनाया है कि एग्जाम में ऐसा अगर आ जाए तो आप क्या कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए तो क्या कीजिएगा। जैसे आपको एक विशेष तरह से हम बताएंगे, यहाँ पे देखिए ये आपका एडवांस का आ गया, तो समझिए यहाँ से कैसे निकाले इसको। जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। ये नया चीज आपको सीखने का मिलेगा आज। ये क्या होता है कि ये हमारा 1/v प्लस 1/u तो हुआ, इसके अलावा ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम f के जगह r/2 रखते हैं। ये r/2 रखेंगे मतलब 2 ऊपर जाएगा, नीचे r हो जाएगा, 2/r बराबर एक फार्मूला आ जाएगा 1/v प्लस 1/u। फिर हम लोग का आता है आवर्धन। हम लोग जानते हैं कि आवर्धन जो होता है m बराबर माइनस v बाई क्या होता है, u होता है। कभी कभी ऐसा होगा कि जब दे दिया रहेगा कि हमको v और u दे दिया रहेगा, पूछेगा इस फार्मूला की जगह पे इसका मान क्या होगा, क्या निकाल के लाना है। हम जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। क्या यहाँ पे हम इसमें ये निकाल सकते हैं, सब में क्या करेंगे, इधर वाले रीजन में भी v से सब में मल्टीपल और इधर वाले रीजन में भी v से मल्टीपल। जब इसको हम मल्टीपल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, v ऊपर और बटा में v प्लस ऊपर v बटा में u और ऊपर v बटा में f, यहाँ से निकल के आएगा। ये जो हम लोग का आया ये इतना निकल के आया। फिर अगर इसके जगह हम ये रख दें, f के जगह रख दें तो ये 2 क्या होगा, 2/r। 2/r इसका मतलब कि ये 2 और बाई में r नीचे यहाँ पर रख देंगे तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2v और बटा में r। ये 2/r कहाँ से आया, तो ये 2/r जो आया हम लोग का, ये f का 1/f का वैल्यू आया। ये 1/f यहाँ पे रखे हुए हैं, इसी के जगह पे क्या लिख दिए 2/r। तो एक फार्मूला हम लोग यहाँ से निकल के आया। इधर इसको हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये v/u इक्वल, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं 2v बटा में r। अब ये चीज क्या होगी, 1 का 1 रखते हैं, ये 2v को इधर ले आएंगे तो माइनस में 2v बटा क्या हो जाएगा r, और ये इधर अगर हम प्लस को ले जाते हैं तो माइनस v बराबर v बटा u हो जाएगा। अब आप जान रहे होंगे क्या कि ये हमारा अगर 1 माइनस क्या हो जाएगा 2v/r है, तो ये क्या चीज का फार्मूला होता है, तो माइनस v/u होता है हम लोग का आवर्धन का फार्मूला, आपने पढ़ा होगा। और इसका बदले जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ इसका हमारा देने का ये मतलब हुआ कि आप कुछ नया सीखिए, कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ आपको बुक में तो दिया हुआ है एक फार्मूला, लेकिन उसी बुक में से फार्मूला को हमने यहाँ पे कैसे बना के लाया कि अगर क्वेश्चन कभी भविष्य में आपको एग्जाम में पूछ दे तो ये अगर पूछ दे कि आवर्धन निकालिए जहाँ पे v और u नहीं दिया, सिर्फ v और r दिया हुआ, फोकस भी नहीं दिया हुआ हो और नहीं वस्तु दूरी दिया हुआ है, क्या दे दिया रहेगा, वक्रता त्रिज्या दे दिया रहेगा और प्रतिबिंब दूरी दिया रहेगा, तो इस फार्मूला के जरिए आप निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा आगे भी हम लोग जो है यहाँ पे हमने क्या किया था, इस जगह पे हमने v से, दोनों में v से मल्टीपल किया, इसमें भी v से, इसमें भी v से। आप इसके जगह u से भी मल्टीपल कर सकते हैं, r से भी मल्टीपल कर सकते हैं, 2 से भी मल्टीपल कर सकते हैं, जितना आपको मन है करिए। और फिर बाद में आप देखिए कि उससे क्या क्या चीज़ निकलता है। जैसे हम बता रहे हैं कि ये मेरा है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये मेरा क्या है, गाय का दूध। इस दूध से हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, दही बनाते हैं, फिर घी बनाते हैं। आपको घी बनाना है, यहाँ पे कैसे सिखा भी हम इससे निकालें कि ये आता है 1 माइनस ये हमारा 2 और फिर आया था क्या निकल कर यहाँ 2v और बाई में r, क्या निकल के आया 2v बाई में r, अर्थात प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ है और r दिया हुआ है, तो क्या आया था, आवर्धन आया था। अर्थात आवर्धन का फार्मूला तो आप पहले जानते थे कि माइनस v/u होता है, लेकिन आज से जान लीजिए कि ये भी फार्मूला हो सकता है। तो यहाँ पे हमने ये बताया, आप कोशिश कर सकते हैं बनाने का, जैसे हमने यहाँ पे निकाला आप भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे हम बताएं कि ये जो फार्मूला होता है 3 याद रखना है दर्पण सूत्र से। पहला क्या, तो पहला यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये जो पॉइंट है
पहला हमारा हो जाएगा कि ये दर्पण सूत्र याद रखना है, दोनों ये हमेशा पूछता है, ये दोनों पूछता है। ये तो एडवांस में हम बताया कि कैसे आप बना सकते हैं, ये एडवांस लेवल वाला है जो बना सकते हैं, कैसे हम निकाल के लाएं। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके बुक का ही है। और आवर्धन तो जानते हैं कि m बराबर h' होता है और माइनस बी वाई। अगर आप चाहते हैं कि माइनस बी वाई यू क्यों आया, कैसे आया, इसको देखना लेक्चर वाले वीडियो में हमने इसको पूरा डिटेल्स दिया है। तो कहानी का जो सारांश लगा, कैसा लगा आपको कि ये पूरा चैप्टर का जो है निचोड़ हम थोड़ी देर में पढ़ लिए। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर कुछ नया चीज़ लेके आपके लिए नया लेकर आएंगे। और प्रारोक्स चाहता है कि आप बेहतर करें, कुछ अलग करें। तो इतना ही पे, धन्यवाद।